Dear students, today we are going to study about class 7th subject social science geography chapter 4 air topic wind and moisture पार्ट 4। इस वीडियो के माध्यम से हम सोशल साइंस ज्योग्राफी के चैप्टर 4 ईयर के विंड और मॉइस्चर टॉपिक के बारे में आज समझेंगे। एट फर्स्ट वी टॉक अबाउट द एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के बारे में आप जो है डिस्कस करते हैं पहले ही। एज वी नो दैट यू विल बी सरप्राइज टू नो that air above us process up with the great force on our body. However, we cannot even feel it. This is because the air presses us from all direction and our body exerts the counter pressure. जैसा कि हम जानते हैं जो वायु दाब है, तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। जैसे आप देखते हैं कि अगर हम कभी किसी डायरेक्शन में चलते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हवा चल रही होती है, तो हमें चलने के लिए कुछ अधिक फोर्स लगाना पड़ता है। तो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस एज वी गो अप द layers of atmosphere, the air pressure falls rapidly. The air pressure is highest at sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at the given place. जिस तरह से एयर प्रेशर इज द डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। अब वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर जितने ऊपर तेजी से जाएंगे उतना ही वायु दाब जो है कम होता चला जाता है। इसी तरह से समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। जिस तरह से हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे तो एयर प्रेशर जो है वो घटता जाता है। वायु दाब हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वहाँ का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के माध्यम से ये प्रभावित होता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। जिन क्षेत्रों में अधिक तापमान वाले जो क्षेत्र हैं में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जो अधिक तापमान वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ पर वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठेगी। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। तो ये जो है निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। निम्न जो वायु दाब है वो बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। इन एरियाज हैविंग lower temperature the air is cold. It is the therefore heavy air sinks skins and the creates the high pressure areas. High pressure is associated with clear and the sunny skies. जो तापमान है यानी कम तापमान वाले क्षेत्रों
कि वायु कैसी होती है, ठंडी होती है। और इसके परिणाम स्वरूप, इसके फलस्वरूप अगर हम जो वहाँ की वायु है वो हैवी होती है यानी भारी होती है, और जो भारी वायु निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। तो उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, यानी उच्च दाब जब अधिक होगा तो हम आसमान को जो है, आकाश को स्वच्छ और स्पष्ट देखते हैं। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। इसी तरह से विंड के बारे में, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को विंड कहते हैं, यानी पवन कहते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क as it blows dry leaves down on the prevent of the uprooted trees during the storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. अब देख, यू कैन सी द विंड एट वर्क, हम वायु को काम करते हुए देखते हैं। कब देखते हैं? एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द pavement ऑफ uproot trees ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जब तूफान में सड़क पर गिरी हुई पत्तियों को उखाड़ देती है, उड़ाती है, और तूफान के समय बहुत से पेड़ों को उखाड़ देती है, तब हम देखते हैं कि हवा जो है, ये जो पवन है, विंड है, वो कार्य कर रहा है। समटाइम्स व्हेन वी विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। और कुछ समय हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि जब हवा यानी पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। यानी जब हवा चलती है तो हम ये देखते हैं कि जो धूल डस्ट है, वो डस्ट और जो धुआं है, फॉग है, स्मोक है, वो भी उड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। एट टाइम विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग, कभी समय ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग बहुत अधिक जो विंड है, पवन है, हवा है, वो बहुत तेज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। डैट इज द डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट, और हमें जो है उसके विरुद्ध, उसके विपरीत दिशा में चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और हमें अधिक फोर्स चलने के लिए लगाना पड़ता है। यू मस्ट हैव experienced it is not the easy to hold an umbrella on the windy day। अब इसके आपने ये भी अनुभव किया होगा कि जब हवा तेज चलती है तो छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। थिंक ऑफ द सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। इसी तरह से हम बहुत से और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिनको तेज हवा के कारण, जब तेज हवा चलती है तो हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ऐसी बहुत से एग्जाम्पल हम इसको देख सकते हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। विंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है परमानेंट विंड, सेकंड सीजनल विंड, एंड थर्ड लोकल विंड। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द परमानेंट विंड्स। व्हाट इज द परमानेंट विंड? परमानेंट विंड क्या है, यानी स्थानीय पवनें क्या हैं? द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइज एंड द ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड्स। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो स्थानीय पवनें हैं, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें कहलाती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। इसी तरह से सेकंड नंबर में सीजनल विंड्स, जो मौसमी पवनें कहलाती हैं। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया। ये जो मौसमी पवनें हैं, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें
जो मानसूनी पवनें कहलाती हैं। थर्ड में लोकल विंड्स। अब लोकल विंड्स में जो स्थानीय पवनें हैं ये these blow only during the particular period of the day or year in a small area. For example, land and sea breeze. Do you recall the hot and dry local wind of the northern plains of India? It is called Lu. अब जो लोकल विंड है यानी स्थानीय पवनें हैं, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें याद हैं जिसको हम लू भी कहते हैं। साइक्लोन नेचर्स फरी। ओडिशा located on the eastern sea coast of India is prone to cyclones that originate in the Bay of Bengal on 17-18 October 1999. Cyclone hits 5 districts of the state. Another supercyclone occurred on the 29 October 1999 that devastated large portion of the state. The damage caused were mainly due to the three factors. First, wind, velocity, rain, and the tidal surge. The winds of uprooted 26 km per hour lasted for over 36 hours. These high velocity winds uprooted trees and damaged the Kacha house rooftops of several industrial sites, and other houses were also blown away. Power supply and the telecom lines snapped completely. Heavy rain occurred under the influencing of the cyclone for 3 days continuously. इस तरह से जो चक्रवात हैं यानी साइक्लोन्स हैं, नेचर्स फरी हैं, प्राकृतिक जो आवेश हैं, तो भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा यहाँ पर बना रहता है। 17 और 18 अक्टूबर 1919 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसमें राज्य के 5 बड़े जिलों में जो है काफी तबाही मचाई थी। मुख्यतः पवनों का वेग, वर्षा और ज्वारीय प्रोत्सर्जन से यहाँ पर हानियां हुई। यहाँ पर जो 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पवन 36 घंटे से भी अधिक ज्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों व अन्य घरों की छतों को भी उखाड़ दिया। विद्युत आपूर्तियां, टेलीफोन लाइन पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही और इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती जो पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गईं। इसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही भी हुई और अचानक 1 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे भी आ गईं, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। In the other topic we discuss the moisture, जिसको हम आर्द्रता कहते हैं कि moisture क्या है यानी आर्द्रता क्या है। When water evaporates from the land and the different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as the humidity. When the air is full of water vapor, we call it a humid day. जैसा कि हम जानते हैं कि जो आर्द्रता है यानी
जब जल पृथ्वी पर विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है, यानी जो वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, झरना हैं, नदियां हैं, सीज हैं, तो यहाँ से जब जल पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जल वाष्प बन जाता है। और वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं। When the air is full of water vapor, we call it the humid day. जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। As the air gets warm, जैसे हवा गर्म होती है, it capacity to hold the water vapor increases, तो इसकी जो कैपेसिटी है वाटर वेपर को, जल वाष्प को पकड़ने की, वो और अधिक बढ़ जाती है। ऑन द ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट इजिली मेकिंग अस फील वेरी अनकंफर्टेबल। आपने यह भी देखा होगा कि इसी प्रकार से जो जल धारण करने की जब यहाँ वायु की क्षमता बढ़ जाती है और आर्द्र के दिनों में कपड़े सूखने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि उस समय वायु में भी काफी नमी होती है जिसके कारण गीले कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं और हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो भी काफी समय जो है सूखने में उसको भी लगता है। इस तरह से हम जो है असहज महसूस भी करते हैं। When the water vapor rises, it starts the cooling. The water vapor condenses, causing formation of the droplets of water, clouds and just masses of the such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitations. जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर यानी कंडेंस होकर ठंडा होकर जल की बूंदें के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बादल भी इन्हीं ड्रॉपलेट से बनता है, यानी जो बादल है वो इन्हीं जल की बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये ड्रॉपलेट्स यानी जो बूंदें हैं वो इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, यानी जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है जिसके कारण वायु में नहीं तैर सकती हैं तो ये वर्षण के रूप में यानी बारिश के रूप में नीचे आ जाती है, जिसको हम प्रिसिपिटेशंस कहते हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव द वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, द मॉइस्चर फ्रॉम एयर इंजन्स कंडेंसेस, वी सी ट्रेल्स ऑफ दीज condensed moisture of some time when there is no air movement to disturb it. आकाश में अपने जेट हवाई जहाज भी उड़ते हुए देखे हैं तो इनके पीछे आपने देखा होगा कभी कभी जो है पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ जाती हैं, यानी सफेद धुआं की तरह हमें ऐसे मालूम पड़ता है कोई फॉग है, कुछ धुआं है सफेद। तो इससे इंजन से जो निकलने वाली नमी है वो संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न होने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में हमें दिखाई देती, एक वाइट यानी सफेद चिन्ह के रूप में हमें दिखाई देती है। प्रिसिपिटेशंस that comes down in the earth in liquid form is called rain. जो वर्षण है जब पृथ्वी पर वो लिक्विड फॉर्म में यानी जल के रूप में पृथ्वी पर आता है तो वो बारिश कहलाती है। पृथ्वी पर जब जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है? बारिश कहलाता है, यानी वर्षा कहलाती है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। ज्यादातर जो भौम जल हैं वो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, यानी जो भूमि को जल प्राप्त होता है वो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, और जो प्लांट्स हैं यानी जो पेड़ पौधे हैं वो पानी को प्रिजर्व करने संरक्षित करने में सहायता करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन टू द वेयर माउंटेन एंड कैन कॉजेस फ्लडिंग टू लो लाइंग एरियाज। और इसी तरह से जब पहाड़ी पर्वतों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा का जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं नीचे जो निचले इलाके हैं उन इलाकों में कारण जो है बाढ़ का कारण बन जाती है। तो इस प्रक्रिया को
के आधार पर वर्षा में 3 प्रकार की होती हैं। एक यहाँ पर हम अभी साइक्लोनिक रेनफॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, साइक्लोनिक रेनफॉल्स के बारे में। तो यहाँ पर जो वार्म्स एयर राइजेज अबव द कोल्ड एयर फ्रॉम द फ्रंट, इस तरह से साइक्लोन रेनफॉल्स है। और ये संवहनी वर्षा, जिसको हम कॉन्वेंशनल रेन कहते हैं, सूर्य की हीट पड़ने के बाद में इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होने के बाद में वायु में ही ड्रॉपलेट्स बनती हैं, बूंदें बनती हैं, और उन बूंदों के बनने के बाद में पृथ्वी पर ये बारिश के रूप में गिरने लगती हैं। द ईयर ड्रॉप्स डाउन ओवर द हाई ग्राउंड, यानी पृथ्वी पर बूंदों के रूप में नीचे आ जाती है।